हेलो, गुड मॉर्निंग। ये एबीएम की आज शुरुआत कर रहे हैं और इस एबीएम में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो मुझसे शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाइए क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हैं उतना आपको बैंक जाने में लेट हो सकती है, तो इसलिए जल्दी से आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सुरेश, आर्टिस्टमैन, धीरज, माधुरी, विनोद कुमार मिश्रा। चलिए, लोग आते रहेंगे, हम लोग शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। चलिए, देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है और मुझे बार बार का एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट 2 मार्क्स आपको दे देगा वो, आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स इसमें दे देगा। छोटा सा टॉपिक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक्स होती क्या है? देखिए, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। फाइनेंस में तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, इवन कंट्री के भी उस तरह से मैनेज किया जाता है। जो हमारा पूरा सेल, परचेज, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस, वो सब फाइनेंस में आता है, ठीक है। लेकिन जब बात हम इकोनॉमिक्स की करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उससे रिसर्च है, डेवलपमेंट है, और जितने भी कंट्री में सिटीजन्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। मतलब एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड रहता है ये, पर्सन टू पर्सन इंटर रिलेटेड रहता है, सारे पर्सन का एक साथ निकलता है ये, ठीक है। तो इस तरह से वो होता है। जबकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कभी भी बहुत सारी कंपनियों को मिला के नहीं निकाला जाता है, प्रॉफिट इंडिविजुअल वो होती है। लेकिन इकोनॉमिक में जो भी डेटाज होते हैं वो कंसोलिडेट करके उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उससे फिर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और कुछ इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेस किसको कितने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कौन उसका यूज कर पा रहा है, जिसको जरूरत है उसको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल रहे। किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, जिसको जरूरत नहीं उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं। तो इसी तरह जो इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन। ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। आपको बहुत इकोनॉमिक्स आती है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ है पॉइंट टू पॉइंट की बात, ठीक है। इकोनॉमिक डील्स विद द प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो प्रोड्यूस होना है। अब प्रोड्यूस नेचुरली भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है, ठीक है। एलोकेट करना, किसके हिस्से में कितना आएगा, एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज important to study how resources can best be distributed to meet the need of the greatest number of people। ये जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस को सबको कैसे अवेलेबल किया जाए कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल जाए उसका। एज वी आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली टू वन अनदर, मैंने बोला नहीं, कनेक्टेड होता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स becomes extremely important। तो लोगों को आपस में कनेक्ट करते हुए इन बातों की स्टडी हो रही है, ठीक है। ये एक एक जो वर्ड है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि डेफिनेशन से वर्ड आता है वहां पे, पूछता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। इस तरह से इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। जबकि फाइनेंस ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी नहीं करता। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, एंड्स माने होती हैं चाहते, इच्छाएं, डिजायर, ठीक है। और मीन्स माने होते हैं संसाधन, रिसोर्सेस। स्कैर्स माने होते हैं कम। तो जो लोगों की चाहते हैं, जो लोगों की डिमांड है, जो चीज इच्छाएं हैं, डिजायर है,
वो बहुत ही स्कार्स मीन्स से कैसे, और स्कार्स मीन्स ही नहीं, विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जिनका एक चीज, एक वस्तु का, एक गुड्स का काम कई जगह में लिया जाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल का काम गाड़ी चलाने में, और उसके अलावा कुछ लोग कभी कहीं आग लगानी हो तो भी पेट्रोल का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, तो अल्टरनेटिव यूज ज्यादा होते हैं उसमें। तो उसमें साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative. Scarcity means that available resources are insufficient to satisfy all want and need. अब want and need में फर्क समझ लो। need is the basic things, want क्या होता है कि need के बिना तो आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन आपकी नीड है, अब want क्या है ऑक्सीजन में कि बिल्कुल प्योरीफाई करके मशीन से आप बिल्कुल उसे चाहते हैं कि जब मैं ऑक्सीजन लूं तो उसमें एक भी पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का ना आ जाए, तो ये आपकी वांट्स हो गई। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही डेफिनेशन में भी उसने बोला हुआ कि एंड्स और स्कैर्स मींस की क्या है, रिलेशनशिप को डेवलप करना, उसकी स्टडी करना, उसकी साइंस ह्यूमन बिहेवियर के लिए, वही आपका एक इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो अगर स्कैसिटी है, स्कैसिटी नहीं है किसी चीज की, और अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है अवेलेबल रिसोर्सेज का, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही नहीं फिर। ठीक है, यानी सबको सब कुछ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सब्जेक्ट thus defined involve the study of choice as they are affected by incentive and resources। तो उसमें क्या है, कई बार क्या होता है, जो चॉइस होती है, स्टडी ऑफ चॉइस एज दे आर अफेक्टेड बाय इंसेंटिव या रिसोर्सेज। तो कई बार कुछ इंसेंटिव और रिसोर्सेज जो होते हैं उससे आपकी चॉइस जो है अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी। अब फिर यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स को फिर बोल रहा, इकोनॉमिक्स का मतलब जो नॉलेज है वो रियलिटी ऑफ स्कैरसिटी, एंड देन फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन ए वे विच प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो वो पहले कहता है कि जो स्कैरसिटी की रियलिटी है, पहले तो उसकी, इसको एक्नॉलेज करना, उसको जानना कि क्या क्या है, उसको पहचानना कि क्या क्या है, और उसके बाद फिगर आउट करना कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करें। यही एक इकोनॉमिक्स है। मीन्स जो भी आपके पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेस की, उनको फिगर आउट करना कि कैसे हम इसको बेस्ट यूज करें। ठीक है, जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट यूज कर पाए। दिस इज वेयर इकोनॉमिक्स मेक इट्स यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक अपना अलग रोल। अब बेसिक चीज तो हमने पढ़ी अभी, लेकिन जो क्वेश्चन आता है हर बार आता है, मेरे को कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि नहीं आया। इसमें 3-4 इकोनॉमिस्ट के नेम हैं, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, आपको घुमा घुमा के देगा, तो आपको पहचानना होगा कि किसकी डेफिनेशन है। सबसे पहला है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को आप अल्फाबेटिकली याद रखेंगे, ए सबसे पहले है। ठीक है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने क्या है इकोनॉमिक्स की कोई मतलब स्टडी वगैरह करी, एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, इसको बुक को बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, फेमस नेम है इसका बुक का। तो लेकिन बुक का पूरा नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की स्टडी करी, बुक लिखी उन्होंने, और उन्हीं को हम, एडम स्मिथ को ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आजकल इकोनॉमिक्स चल रही है, उसका फादर कहते हैं। डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ। इनकी जो है, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि इनकी डेफिनेशन कैसी है, इनकी डेफिनेशन वेल्थ की है, वेल्थ डेफिनेशन देते हैं क्योंकि उन्होंने वेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम, कैसे वेल्थ बनती है और कंज्यूम होती है। इसमें डेफिनेशन इज नोन एज अ वेल्थ डेफिनेशन। तो एक क्वेश्चन हो सकता है इसी स्क्रीन से आपको मिल जाए।
The definition was too materialistic. It gave more importance to wealth than to man who use wealth is produce. तो इन्होंने वेल्थ का आदमी को ज्यादा वो नहीं बोला। अब आए दूसरे मार्शल डेफिनेशन। ये अल्फाबेटिकल लिखे हुए, अल्फाबेटिकल आप लोग मेमोराइज करेंगे वहां पे, ठीक है। मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिक इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स मैनकाइंड की स्टडी है, जबकि एडम स्मिथ ने कहा कि वेल्थ की स्टडी है, ठीक है। इट इज द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द अदर साइड मोर इंपॉर्टेंट साइड इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ, मतलब एक तरफ से उन्होंने कहा वेल्थ की है, लेकिन इंपॉर्टेंट साइड इसका है कि ह्यूमन की, मैन की जो स्टडी करना। वेल्थ हेयर मीन्स एनी कमोडिटी, कमोडिटी कुछ भी वेल्थ है, ठीक है, विच मीन्स विच गिव्स मैन सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी और वेलफेयर। वेल्थ इज द मीन्स ऑफ वेलफेयर, मतलब वेलफेयर जो वेल्थ है उसी से हम वेलफेयर बना सकते हैं। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ वेलफेयर, मतलब उस वेल्थ से आप अच्छे कैसे हो सकते हैं वो। ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये आ गया पॉइंट यहाँ पे। ही इज हेंस द डेफिनेशन इज नोन एज द वेलफेयर। तो पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो वेल्थ की थी। अब इसको मैं भी कॉम्बिनेशन बना के बताऊंगा आपको, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन मानिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखो एडम स्मिथ अल्फाबेटिकली पहले आते हैं, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन जो है वेल्थ की है, वेल्थ की, ठीक है। दूसरे आते हैं मार्शल, जो कि अल्फाबेटिकली जो है बाद में आता है, और इनकी आती है वेलफेयर की, वेलफेयर। तो अल्फाबेटिकली आप समझिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा, देखो जो बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े हुए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो आज पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको कुछ ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आए साहब हमारे रॉबिन्सन, तो अल्फाबेटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फाबेटिकली अगर हम याद करें तो इनके इकोनॉमिस्ट के नेम यहाँ आ गए रॉबिन्सन, रॉबिन्सन आ गए। अब रॉबिन्सन की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप, स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच है। जो सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि भैया जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो कम है, और उनके अल्टरनेटिव यूज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो डेफिनेशन है एक तरह से एंड्स एंड स्कार्स की आई, ठीक है। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि थर्ड वाली डेफिनेशन में वर्ड ज्यादा है, थर्ड वाली डेफिनेशन में वर्ड ज्यादा है, इसमें सिंगल सिंगल वर्ड है, वेल्थ, वेलफेयर, और अगला है मीन्स एंड एंड। किसी भी तरह आप इतना याद रखिए, आपका कम से कम 1 मार्क्स पक्का हो सकता है, ठीक है। दिस मीन्स, दिस मीन्स और रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज या मीन्स आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जितनी डिमांड है, डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है और ये रिसोर्सेज उतने नहीं है, ठीक है। हाउ मीन यूज टू स्कैर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। और ये ढूंढना कि भैया कैसे इससे काम चलेगा, ये ही हमारा सब्जेक्ट मैटर है, यही हमें करना है। अब जो रॉबिन्सन की डेफिनेशन थी उसके जो हम लोगों ने पढ़ा एंड्स वगैरह के बारे में, उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ, और यहाँ पर इसको बोला हुआ रॉबिन्सन डेफिनेशन इज नोन एज स्कैरसिटी। क्यों स्कैरसिटी है? क्योंकि जो भी हमारे मीन्स हैं वो स्कैर्स है। तो ये तीन वर्ड मीन्स और एंड्स, और उसमें मीन्स जो हमारे स्कैर्स हैं यानी कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल जो इस समय सामने लिख रहे हैं आंखों में बिल्कुल चिपका लो इसको, ठीक है। आगे, मैन हैज अनलिमिटेड वांट। अब वांट तो है उसके पास लेकिन अनलिमिटेड है, उसकी कभी इच्छा पूरी नहीं होती, और इसीलिए डेवलपमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? मैन हैज अनलिमिटेड वांट, एंड्स रेफर टू वांट, तो ये हमने पहले बता दिया। ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स विच आर अनलिमिटेड,
ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वेंट। तो इकोनॉमिक जो भी होता है, जैसे भाई कोई भी कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, उसका जो है इनकम लेवल, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स में आ रहा। मैन एक्सपीरियंस ऑल टाइप ऑफ वांट सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, इंटरनेट। देयर इज नो लिमिट ऑफ मैंस वांट। वी कैन नॉट से देयर विल बी ए स्टेज व्हेन ऑल मैन, कभी ऐसा हो सकता है कि सारे लोग सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा लगता नहीं कभी। व्हेन वन वांट टू सेटिस्फाई अनदर, जैसी एक पूरी होगी, यहां तक कि जो आपके अध्यात्म के गुरु हैं उनकी भी वांट्स कम नहीं, वो भी मोबाइल रखते हैं, ठीक है, वो भी अपना जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो जब उनकी वांट्स पूरी नहीं हो रही, तो एक लेमैन की वांट्स कहाँ से पूरी हो जाएगी, ठीक है। द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। पहली बात तो बोला भैया उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, और ऊपर से क्या है, एक प्रॉब्लम भी है हमारे पास, एक तो उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, दूसरा हमारे पास जो मीन्स है वो लिमिटेड है। क्या है इसमें? अगर कोई नाश्ता कर रहा है तो अपने माइक बंद कर ले। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स alone will not create an economy। मतलब केवल वांट से बढ़ने से ही प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम एक और है कि जिससे वांट पूरी होती है वो भी कम है, ठीक है। इट इफ द मैन हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस or means to satisfy them, there is no economic problem, but it is not so। The resources are scarce in relation of demand। ये तो बहुत शुरू से ही तय हो रहा है। The mere shortage of supply of a commodity does not make it scarce if there is no demand for it। अगर किसी की डिमांड नहीं है तो इसका मतलब कम नहीं है। Thus rotten egg, thou much fewer than goods one are not scarce in the economic scenes। मतलब जो सड़े हुए अंडे हैं वो भी क्या है, much fewer than good ones are not scarce in the economic scene में उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो उसकी कमियां हैं। On the other hand, there may be huge stock of commodity like wheat or coal, yet it is considered scarce। तो क्योंकि rotten egg की मांग नहीं है, ठीक है, तो उसको जो है स्कैर्स नहीं बोल रहे हैं। और जिसकी मांग है बहुत सारा हमारे पास ये है वीट और वो, लेकिन उसको वो भी फिर भी स्कैर्स है क्योंकि उसकी मांग है। तो जो पहला डिमांड और वांट वाला है वो आपकी चीजों को स्कैर्स बनाता है। अब तीसरा आया कि ये दोनों लिंक हैं, बी और सी। एक तो लिमिटेड है, ऊपर बोल रहे हैं उसने लिमिटेड है, दूसरा है बट है अल्टरनेटिव यूज भी है उनका। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें वुड की, लकड़ी की बात करें, तो उसको बहुत सारे काम है, उससे कागज भी बनता है उससे। The scarce means can be put alternative use। If the commodity could be put only to one use, no economic problem would be arise। अगर एक ही यूज होता तो नहीं होती। In actual life, however, we find that the commodity can be put to several alternative use। With rupees 50 you can buy either good pen or you can go for, मतलब 50 रुपए हैं, 50 रुपए रिसोर्सेस हैं आपके पास, लेकिन उससे कौन सी वाली डिमांड पूरी करेंगे, कौन सी वाली जो है एंड्स पूरी करेंगे, तो डिपेंड करता है, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट ऑन द पैटी शुगर केन, उसका भी अल्टरनेटिव यूज है। दस द रिसोर्सेस अवेलेबल पर्सन टू कम्युनिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आर कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव। अगला है मैन हैज टू मेक चॉइस। अब यहाँ पे आया कि उसको चॉइस करनी है, ये भी इकोनॉमिक्स है। मैन हैज टू मेक use of limited resources to satisfy his limited want। He cannot satisfy all his wants with the limited resources। These limited resources can be put to alternative use। So every man has to decide which wants he will satisfy now and which would postpone। किससे किसको पूरा करे और किसको छोड़ दे। तो इकोनॉमी का ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस भी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इकोनॉमिक्स, तो हम समझ गए। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसको मैं पहले ब्रॉडली बता दूं। बहुत छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, अगर कोई हम इकोनॉमिक्स के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उस पर बात करते हैं,
तो इसका मतलब हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। और अगर हम स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे बात करते हैं जिन डेटाज की, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट, आपका गोल्ड के प्राइस, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, आपका जीडीपी, प्रॉफिट पर कैपिटा इनकम, ये हम बहुत बड़े लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बड़े लेवल पे कैलकुलेट करने वाली चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और छोटे लेवल पे माइक्रो। अब बात आती है कि एडम स्मिथ को हमने बोला था मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनकदाता हैं, यानी कि उन्हीं के नाम, उन्होंने ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को शुरू किया। तो यहाँ पे क्या, उन्हीं को हमने बोला हुआ है फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो शुरू हुई, वो केवल पहले तो क्या है कि भैया पूरे गांव में कितना गेहूं हुआ, इस तरह से बात हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अब हर बंदे पे बात करना, तो वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, या फाउंडर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच टुडे इज कंसिडर्ड with the behavior of individual entity such as market, firms, household। यानी लोकल लेवल पे मार्केट, उनकी फर्म्स और लोग, वो है, उनको स्टडी करना। वेल्थ ऑफ नेशन, स्मिथ कंसिडर हाउ इंडिविजुअल प्राइसेस आर सेट, स्टडी दैट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो ये तीन चीजें होती हैं जिससे रिसोर्सेज बनते हैं। रिसोर्सेज बनाने के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल चाहिए। भाई लैंड में सब कुछ नेचुरल में आप ले लीजिए, लेबर में आप उसमें मैनुअल एंट्री करके कुछ कर सकते हैं, और कैपिटल जो है वो आपकी मशीनरी वगैरह को परचेज कराती है। ठीक है, तीनों चीज हो गई। तो ये ध्यान रखना कि इसके प्राइसेस की स्टडी करी उन्होंने, और ये जो प्राइसेस की स्टडी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड इंक्वायर इनटू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, और मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के मैकेनिज्म को उन्होंने इंक्वायरी किया। Most important, that he identified the remarkable efficiency properties to of market and saw that economic benefit comes from the self-interest action of individual। अब ये होता है कि कई लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, कई लोग सिर्फ रोटी मिल जाए उसी से काम चला लेते हैं। तो जो लोग रोटी मिल जाए उससे काम चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट एक्शन नहीं है उनका। तो सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन होता है तभी इकोनॉमिक के बेनिफिट मिलेंगे। आपको कमाने के लिए सोचना पड़ेगा, तभी आप इकोनॉमिक का फायदा उठा सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ हाउस होल्ड या फर्म, छोटी फर्म में मेक डिसीजन टू एलोकेट लिमिटेड, कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं। टिपिकली इन मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विस आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड, जहां पर कुछ चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ दीज डिसीजन एंड बिहेवियर अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आपका एक चैप्टर भी है विच डिटरमाइंस प्राइसेस एंड हाउ प्राइसेस इन टर्न डिटरमाइन द सप्लाई एंड डिमांड। अब तो यहाँ दोनों चीज आ गई। देखो, पहले सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उससे प्राइसेस बनाते हैं, फिर कह रहा उसी प्राइसेस से सप्लाई एंड डिमांड, उसी प्राइसेस से सप्लाई एंड डिमांड, तो साइकिल है ये। फिर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक एग्जामिन हाउ दिस डिसीजन एंड बिहेवियर अफेक्ट द सप्लाई एंड, तो बिहेवियर से सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही है, और सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस होते हैं, और प्राइस से फिर सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड होती है। ठीक है, विच डिटरमाइंस प्राइसेस एंड हाउ, दो पार्ट है, एक ये हो गया पार्ट और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो हाउ प्राइसेस इन टर्न डिटरमाइन द सप्लाई एंड फॉर गुड्स ऑफ सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइसिस द मार्केट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म इन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग एनालाइज करते हैं, स्टडी कर पाते हैं कि डिसीजन मेकिंग किस बात पे हो रही है। तो आप सप्लाई पे हो रही है, डिमांड पे हो रही है, या प्राइस पे हो रही है, ये सब चीजें। ठीक है, अब आती है अगली बात। तो मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमी इज, और दूसरी वाली आ गई अब,
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है जॉन जेएम कीन्स बोलते हैं इनको, जॉन मेनार्ड कीन्स, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या विच कंसीडर द विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस। माइक्रो इकोनॉमी किसी के हाउस होल्ड, फर्म या इंडिविजुअल की ही इकोनॉमिक्स की बात कर रही है, और ये एज ए होल सारी इकोनॉमी की बात कर रही है। डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द मॉडर्न, और 1936 तक ये इसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। व्हेन जॉन मैकार्ड कीन्स पब्लिश्ड हिज रिवॉल्यूशनरी बुक टाइटल जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, इंटरेस्ट की बात आ गई, और मनी की बात आ गई, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये आ गई मैक्रो। तो 1936 के बाद इस चीज पे बात शुरू हुई। ठीक है, पहले तो भैया हमने क्या कमाया, हमारे वहां गेहूं पैदा हुए, हमने खा लिया पी लिया, हो गया बात खत्म। बस उतने ही जो वांट्स थी उनको उसी रिसोर्सेज से पूरा करते थे। ठीक है, एट द सेम टाइम इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट वर स्टक इन द ग्रेट डिप्रेशन। 1930 में उसी समय पे डिप्रेशन आया था, विद ओवर 1/4 ऑफ द अमेरिकन लेबर फोर्सेस अनएम्प्लॉयड। तो जब ये अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया उन्होंने, तभी उन्होंने स्टडी करी कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। इन द न्यू थ्योरी कीन्स डेवलप द एनालिसिस ऑफ द व्हाट कॉजेस बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल के कॉज क्या है। बिजनेस साइकिल भी आपका एक चैप्टर है। विद अल्टरनेटिंग स्पेल्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और जिससे ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, टुडे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज सच एज हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर डिटरमाइंड। हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाउ सेंट्रल बैंक मैनेजेस द मनी इंटरेस्ट रेट, what causes the international financial crisis, and why some nations grow rapidly, why others stagnate। तो ये सारे रीजंस हैं। क्या क्या है, पहले टोटल इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के कैसे डिसाइड होता है, दूसरा सेंट्रल बैंक जो है मनी और इंटरेस्ट रेट को कैसे डिसाइड करता है, तीसरा जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से आता है, और लास्ट है सम नेशंस ग्रो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। Although macroeconomics has progressed far since his first insight, the issue addressed by the Keynes still define the study of unemployment। तो जब से उन्होंने पहली बार ये डेफिनेशन दी, तब से वही चल रही है, कुछ नया नहीं आया है। Macroeconomics is the branch of economics that deals with the performance, structure and behavior of national or regional economy as a whole। क्या क्या, परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल्स और रीजनल इकोनॉमी एज ए होल। इन टोटल जब हम स्टडी करते हैं तभी बात होती है। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी करना, एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स, बिहेवियर और एंटायर इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग की स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर सच एज जीडीपी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस indexes। Macroeconomics developed the model that explain the relationship among such factors as national income, output, consumption। तो कंट्री लेवल पे बात हो रही, नेशनल इनकम क्या है, आउटपुट क्या है, कंजप्शन क्या है, इसमें देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ये सारी चीजें जो कवर करते हैं, ये करते हैं अपने फैक्टर अफेक्टिंग। बाहर है बेटा, बाहर। अरे सुन, बाहर है बेटा, बेटा है, तो बंद कर नहीं।
खोल दे बेटा, सारी लाइव पढ़ा रहा हूं मैं। बाहर बंद हो गई लाइट? बस ठीक है, जाओ। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? तो ये जो जितने भी हमने वो पढ़े, वर्ड्स पढ़े, तो वो रिलेशनशिप निकालते हैं इन फैक्टर से की ये फैक्टर है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप। नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटर रिलेशन, ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। इन सब के इंटर जो रिलेशनशिप है, इन सब चीजों के, इन फैक्टर्स के रिलेशनशिप को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनके लिए मॉडल डेवलप किए हुए हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। In contrast, microeconomics is primarily focused on the action of the individual agent, such as farmer or consumer, and how their behavior. तो इनके बिहेवियर के लिए बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और उनके बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमीज कैसी है, जो कई इकोनॉमी के भी जो है वैरायटी हैं, कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, किसी दूसरी कंट्री कैसी है, इस तरह से। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसकी तीन प्रॉब्लम है, थ्री प्रॉब्लम है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। ये पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट कॉमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या बनाया, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना प्रोड्यूस किया जाए, वो प्रोड्यूस कैसे किया जाए, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये तीन प्रॉब्लम है, और ये तीन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिसर्च होती है। उसकी, उस कंट्री की, उस रीजन की, उस विलेज की, उस सिटी की इकोनॉमी स्टडी के बाद उनकी डिजायर क्या है, उनकी वांट्स क्या है, और उनकी जो रिसोर्सेस हैं वहाँ क्या क्या अवेलेबल हैं, तो इन्हीं से स्टडी की जाती है। व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड आएगी, किसकी डिमांड आएगी और कितनी आएगी। दूसरा, वो प्रोड्यूस कैसे की जाए जिससे हम रिसोर्सेस को यूज कर पाए, और थर्ड क्या है, वो किन के लिए प्रोड्यूस की जाए। तो ये जो तीन प्रॉब्लम है, यहाँ जो ऊपर बोला हुआ है, द थ्री प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, थ्री प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, एवरी ह्यूमन सोसाइटी, वेदर इट इज एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन, a centrally planned economy, or isolated tribal nation, must confront and resolve थ्री। तो सबको उसका सामना करना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है, तीन प्रॉब्लम। एवरी सोसाइटी मस्ट हैव द वे टू डिटरमाइन व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी, व्हाट कमोडिटी एंड व्हाट क्वांटिटी, हाउ दीज गुड्स आर मेड एंड फॉर होम। वही तीनों प्रॉब्लम है। ये भी एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि तीन प्रॉब्लम कौन सी है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक की तीन प्रॉब्लम कौन सी हैं। इंडीड दीज थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट, हाउ, फॉर होम, आर द क्रूशियल टुडे एज दे वर एट द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेट अस लुक, तीन चीजें। तो पहली बात, फिर वो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हाउ मच द ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्वे इट विल मेक when they will be produced. Will we produce pizza for or shirt today? A few high quality shirts or many cheap shirt? Will we use the scarce resources to produce the many consumption goods like pizza? Will we produce the, तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, ये एक प्रॉब्लम है। हाउ प्रोड्यूस, तो उसमें बोला हुआ है हु विल डू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करेगा, विद व्हाट रिसोर्सेस, कैसे करेगा, एंड कौन सी टेक्निक से करेगा, हु फार्म्स, हु टीचेस, इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम ऑयल। तो ये सारे जो प्रोड्यूस्ड होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, रिसोर्सेस कौन से इस्तेमाल करेगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और फॉर होम आर गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है, हु गेट टू ईट द फ्रूट ऑफ द इकोनॉमिक, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो रिजल्ट है, इसके मजे कौन लेगा, ठीक है। इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फेयर। तो अब सबके पास अगर
ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर और इक्विटेबल होगा तो सब लोग मजे लेंगे। अब सब लोगों के पास नहीं होगा तो कुछ लोग मजे लेंगे, कुछ लोग नहीं ले पाएंगे। हाउ इज द नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट हाउस होल्ड? जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो हर घर को क्या डिवाइड हो पाता है? आर मैनी पीपल पुअर एंड फ्यू रिच? क्या बहुत सारे लोग गरीब और अमीर हैं? डू हाई इनकम गो टू टीचर्स और एथलीट और ऑटो वर्कर और वेंचर कैपिटल्स? विल सोसाइटी प्रोवाइड मिनिमल कंजम्पशन टू पुअर एंड पुअर मस्ट पीपल वर्क इट दे फॉर ईट? तो ये क्या प्रॉब्लम है? तीन प्रॉब्लम है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट कमोडिटी एंड व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर होम दे आर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आता है आखिरी इसमें सेक्शन है इसमें कि जो इकोनॉमीज होती हैं, इकोनो इकोनॉमीज कितने तरह की होती हैं? तो अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो तीन तरह की होती हैं। बहुत आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन एक बार जस्ट रिवाइज कर लिए, वर्ड टू वर्ड रिवाइज कर लीजिए, आपको हेल्प कर जाएगा एग्जाम में। तो क्या, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सोसाइटी दैट कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom? जो ऊपर क्वेश्चन थे व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, डिफरेंट सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, उनके पास एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक स्टडीज द वेरियस मैकेनिज्म दैट सोसाइटी कैन यूज टू एलिट। तो हर जो जितने भी सोसाइटी होती हैं वो अपने इन चीजों के जो आंसर हैं अपनी अपनी स्टडी से निकालती हैं। वी जनरली डिस्टिंग्विश टू फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी। एट वन एक्सट्रीम गवर्नमेंट मेक मोस्ट डिसीजन with pupil on top of the hierarchy giving economist command to those further down to the ladder। तो एक एक में तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, एक इकोनॉमी गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। दूसरे में बोलता है विथ पीपल ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की गिविंग इकोनॉमिक्स कमांड, दूसरे में क्या है जो टॉप वाले वो कमांड दे रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और एक प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में, प्राइवेट का मतलब पीपल के लोगों के कंट्रोल में, ठीक है। जो पीपल के लोगों का होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यानी जिसके पास पैसा वो अपना करे चला जैसे है। और गवर्नमेंट वाली जो इकोनॉमी है वो सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एट द अदर एक्सट्रीम डिसीजन आर मेड इन द मार्केट वेयर द इंडिविजुअल, तो जो दूसरी वाली इकोनॉमी है ये वाली, ये बोला ना, वेयर इंडिविजुअल्स या मार्केट और एंटरप्राइजेस वॉलंटरी एग्री टू एक्सचेंज गुड्स। तो दूसरी वाली जो इकोनॉमी है वो ये है, और पहली वाली इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वाली में क्या बोला हुआ, विद विद पीपल ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की। अब टॉप ऑफ द हायरार्की मतलब सरकार के वहाँ जो नेता है, अभिनेता, वो नेता आपका सीएम पीएम जो है वो टॉप ऑफ द हायरार्की में, गिविंग इकोनॉमिक कमांड टू दोज फर्दर डाउन टू द, वो नीचे वालों को जैसा बोलेंगे वहां करेंगे। लेकिन दूसरी इकोनॉमी में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है उसमें जो है सारे प्राइवेट लोग ही डिसाइड करते हैं कैसे चलेगा, यूजुअली थ्रू पेमेंट ऑफ मनी। लेट अस ब्रीफ। अब इसमें क्या है दोनों चीजों में, तो पहला आया मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो सेकंड वाली इकोनॉमी है, ये जो सेकंड वाली इकोनॉमी है ये है मार्केट इकोनॉमी। तो जो कंट्री जहां पे जो है बिजनेस को ज्यादा वो रखा जाता है वो कंट्री बेसिकली मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम करती है। इन यूनाइटेड स्टेट एंड इंक्रीजिंगली अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, hence their economic system are called market economics। A market economy is the one in which individuals and private firms make major decision about the production and consumption। A system of prices, markets, of profit or losses, of incentive, reward, determine what, how, whom, सब कुछ प्राइवेट फर्में डिसाइड कर रही है, इंडिविजुअल लोग डिसाइड कर रहे हैं। फर्म प्रोड्यूस द कमोडिटीज दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट, तो वो कौन सी वो करेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है वो प्रोड्यूस करेंगे, बाय द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन दैट आर लो लीस्ट कॉस्टली, जो सबसे सस्ती टेक्निक से करेंगे। कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल डिसीजन, और इंडिविजुअल लोग तय करेंगे हम क्या लें क्या न लें। अबाउट हाउ टू स्पेंड देयर वेजेस एंड प्रॉपर्टी इनकम जनरेटेड टू लेबर एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। द एक्सट्रीम केस ऑफ द
ये क्वेश्चन रखा हुआ आपके एग्जाम में, क्या रखा हुआ है कि लेजेस फेयर इकोनॉमी किसे बोलते हैं? तो देखना ध्यान से, द एक्सट्रीम केस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी in which government does not interfere in the economic decision, it's called the laissez-faire economy। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन मार्केट इकोनॉमी है, जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी गवर्नमेंट कुछ कह ही नहीं रही, भैया जैसा करना वैसा करो, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, आप खुद डिसाइड कर लो जो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है। लेजेस फेयर इकोनॉमी होती है, ये मार्केट इकोनॉमी की एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पे लोग इंडिविजुअल अपना डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड में आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ की बात कर लें, सोवियत की और चाइना की, पहले वहां पे क्या होता था, किसी के नाम जमीन भी नहीं होती थी, सब सरकार के नाम थी, लेबर भी सब सरकार के वहां काम करने जाती थी। ठीक है, इन कंट्रास्ट द कमांड इकोनॉमी इज वन विच इज द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन in the command economy, such as the one which operated in the Soviet Union during the most 20th century. The government owns most of the means of production, सब उसके पास था। It also owns and directs the operation of enterprises in most industry. It is the employer of most worker and tells them how to do their job, and it decides how the output of the society of the divided among the, तो वो सब कुछ वो मैनेज करती है, और जितने भी वर्कर होते हैं वो उसके एम्प्लॉयर होते हैं, और उनको बताती है कि भैया आपको ये काम कैसे करना है, क्या आपको बनाना है। In short, in the command economy, the government addresses major economic question by virtue of its ownership और resources। तो वहां पे सब कुछ वो डिसाइड करती है, रिसोर्सेस और उस पर से कंट्रोल उनका होता है, और जो भी डिसीजन होती हैं वो इन्फोर्स करते हैं। अब थर्ड आता है मिक्स इकोनॉमी। तो आजकल की अगर बात करें कि आजकल की दुनिया में कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, कोई भी कंट्री प्योरली ये कमांड वाली नहीं है, मिक्स है, कहीं गवर्नमेंट का भी कहीं रोल है उसमें। ठीक है, अच्छा अभी हमारी जो गवर्नमेंट कुछ कर रही है वो कौन सी कंडीशन में जा रही है, मतलब आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे कि गवर्नमेंट जा रही सर किस तरफ को जा रही है? कैपिटलिस्ट सर, कैपिटलिस्ट तो हो ही रही है, लेकिन साथ में लेजिस्लेचर में भी जा रही है, जो कंपनी चाह रही है कर रही है। हाँ, तो इंडिया की इकोनॉमी चलो पहले कैसी मानी जाती है? मिक्स्ड थी सर, मिक्स्ड है। आप लोगों ने कई बार आंसर पढ़ा होगा जीएस वगैरह में कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, अच्छा आज से 100 साल पहले कैसी थी इकोनॉमी? कमांड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है भाई? सर कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक। तो साल पहले तो सर मार्केट इकोनॉमी थी, प्राइवेट के हाथ में था सारा। हाँ, पूरा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मामला था ना, ये तो नेशनलाइजेशन जब से शुरू हुआ, जब आपका कंट्री फ्रीडम हुआ, फ्रीडम होने के बाद जितनी प्राइवेट कंपनियां थी उनको आपने क्या करना शुरू किया, नेशनलाइज शुरू करना शुरू किया ना। आप आए वहां कमांड इकोनॉमी की तरफ आने लग गए, कि कमांड का मतलब है प्राइवेट आदमी नहीं, कमांड का मतलब गवर्नमेंट। लेकिन अभी 92-3 से क्या शुरू हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना है। गवर्नमेंट, अब बताओ रेलवे जैसी चीज या ये आपका एयरलाइंस, रेलवे, और कल को एजुकेशन और हेल्थ भी कर देगी तो क्या रह जाएगा, तो प्योरली कैपिटलिस्ट हो जाएगी ना वहाँ पे। ठीक है, और तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बोलना है कि कोई भी दुनिया में इकोनॉमी ऐसी है ही नहीं जो ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है, ना ही पूरी तरह से वो कमांड इकोनॉमी है। ठीक है, all society are mixed economy with the element of both market और
और देयर हैज नेवर बीन 100% कोई भी मार्केट इकोनॉमी है, कोई भी नहीं रही। टुडे मोस्ट डिसीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर मेड इन द मार्केट प्लेस बट द गवर्नमेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अब देखो ये जो कह रहा है मार्केट प्लेस में होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको ओवरलुक करना, ओवरसी करना, सॉरी। द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट, गवर्नमेंट पासेस लॉ बनाती है और रेगुलेट इकोनॉमी करने के लिए बनाती है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। मोस्ट सोसाइटीज नेशन टुडे ऑपरेटर में, अब अमेरिका जैसा जो है वो भी मिक्स में आ गया और बहुत सारी सोसाइटी वो भी मिक्स में आ गई, ठीक है। इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक, लेकिन ये क्या है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द इकोनॉमिक प्लानिंग था, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक प्लानिंग जा रही है वो मिक्स से कहाँ को जा रही है, कैपिटलिस्ट को जा रही है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ये आंसर कर सकते हैं। एडम स्मिथ साहब का पहला नाम था और पहली डेफिनेशन किसकी थी, वेल्थ की थी, अगर आप अल्फाबेटिकली देखते हैं तो। मैक्रो इकोनॉमिक में जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस सब कुछ मिला के होता है। थर्ड है हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये कौन कौन है, एडम ये बात आई है। माइक्रो पहले ही बता दिया था हमने, एडम स्मिथ है, ठीक है। कब थे ये, 1876 में, ठीक है, या 17 था, 1776 1760 और मैक्रो इकोनॉमिक कब आया, 1936 में आया। कौन लाए, जेम केन्स। जेएम कीन्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ, तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या देखा जाता है, इंडिविजुअल एंटिटीज के बारे में होता है, ठीक है। एंड रेफर्स टू वंस और मींस, source, number one in which individual and means, desire, wants, resources, यही वर्ड तो आए हमारे पूरे पढ़ने में, ठीक है। ये तीन एक ग्रुप के लोग हैं, मीन्स और रिसोर्सेस अलग है। रिसोर्सेस क्या है हमारे वर्ड में, स्कैर्स हैं, और उनका कौन सा यूज है, अल्टरनेटिव यूज भी है। कोई सुबह वाली क्लास में भी सो रहा है क्या, चलो। अब मार्केट इकोनॉमी इज वन, मार्केट इकोनॉमी में बोला जहां पर कौन लोग काम करते हैं, नंबर वन इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म मेक मेजर डिसीजन, पहला वाला है ना, पहला वाला है। और दूसरा वाला कमांड, ठीक है। इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। लेजर फेयर इकोनॉमी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी इज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन है कैपिटलिस्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड है, आजकल चाइना भी कैपिटलिस्ट ही है, शिफ्ट हो गया। हाँ वहां पे भी कंपनी और वगैरह मतलब बन रही हैं, लेकिन फिर भी चाइना को बहुत समय चाइना का चाइना में बहुत सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है उधर, वो तो मतलब एक नायक तंत्र चलता है उधर, कोई हाँ। कुछ है। एक चीज और है वहां पे, शायद मैंने सुना है कि शायद जमीन किसी के नाम नहीं होती ना, किसी, या वहां पे या सऊदी में कहीं, पता नहीं, मतलब वो जमीन नाम गवर्नमेंट की ही रहेगी, भले ही आप वहां काम करें, अलॉटमेंट हो जाएगा आपको। चाइना नॉर्थ कोरिया दोनों में, चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों में ना, नॉर्थ कोरिया आल्सो। चलो, तो ये टॉपिक दोस्तों पूरा होता है, और अभी टाइम है हमारे पास, कुछ और कर लेते हैं ना, बोलो। क्या परमिट करते हैं आप लोग, सर वो शुरू कर दो। दूसरा कोई चैप्टर शुरू कर दीजिए। सर यूनिट 2 ही हाँ, स्टार्ट करिए। कर दे। 2 या 3 का छोड़ के कुछ
अलग से। नहीं, 2-3 तो मैं इवनिंग में लूंगा। नहीं सर, मैं 2 क्या 3 नहीं, स्टार्ट करूँ? 2 3 यूनियन बजट है सर, ओनली 5 पेज। नहीं, बजट बहुत बड़ा चैप्टर है। पर यूनियन बजट तो रिवीजन में आएगा अभी। जीडीपी कर करा चुका हूँ दीजिए ना। सर, हैं? जीडीपी। जीडीपी करा दूं? हाँ यस सर। सर। तो ये हमारा रिवीजन में रहेगा फिर। ठीक है। बिजनेस साइकिल भी या फिर सर सबसे बढ़िया बिजनेस साइकिल, बिजनेस एक पेज। साइकिल हाँ, ये ठीक कह रहे हो यार। बिजनेस साइकिल कराते हैं, छोटा टॉपिक है हमारा, खत्म भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो बिजनेस साइकिल करा देते हैं। कौन सा यूनिट है जरा देखना उसमें यूनिट 4 5 सॉरी यूनिट 5 है। यूनिट 5 है सर। 5 है ना। हाँ, वो कर लेते हैं। और बिजनेस साइकिल पता है आपको, 1 और 2 मार्क्स उसमें फिक्स हैं उसमें। थोड़ा सा इजी से भी आते हैं, आप लोग कर पाएंगे उसे। थोड़ा डिस्टरबेंस कंट्रोल करिए। मैं क्लास के चक्कर में घर भी नहीं गया, मैं यहीं पे अल्मोड़ा में ही हूँ, होटल में रुका हुआ हूँ, क्योंकि जाता आता तो टाइम नहीं मिलता ना मेरे को फिर। यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं? यूनिट 2 तो शाम को करा देंगे हम। यूट्यूब वाले कोई नहीं आ रहे। अच्छा, वो तूर सर की क्लास चल रही है ना। तूर सर ने क्या कराया था आज? सर वो भी जीडीपी क्वेश्चन करा रहे थे सर आज। चलो ऐसा करेंगे ना, जीडीपी जब मैं रिवाइज करूंगा तो आप उस मेरे वाली रिवाइज के बाद उस वीडियो को, उसमें उन्होंने शायद जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह कराया आज। सर पता नहीं, सुबह चल रहा था फिर आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया उसमें। अरे उनका तो 6:45 से था भाई। सर मैं तो 7 बजे देखा था सर मैंने तो। दोनों चला लो, सर टाइम का ये यूटिलाइज। एचआरएम आपकी क्लास में सर उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। करना है सर। एचआरएम में इसमें रखा मैंने, नाइट वाले में, हर एक में, जो 9:30 वाली क्लास है ना, यस सर, उसमें रखा हुआ। ये करवाओगे उसमें एचआरएम की क्लास लेंगे। पर भैया टाइम छुट्टी उट्टी ले लो और पढ़ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो ये करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिजनेस साइकिल, ये जो है छोटा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का वाला है इसमें। अगर घुमा घुमा के भी पूछे और आप लोग सही आंसर कर पाए तो अच्छा रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको 49 से 50 लाता है। अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो फिर 49 रह जाएंगे। छोटा सर सा ऐसा टॉपिक मत है। कहिए, डर लगता है। हैं? ऐसा मत कहिए सर, 49 में रह जाएंगे। अरे डर तो अब लगता कैसे क्या करें? अब है। क्लास साथ में होते तो हम लोग 49 खड़े होके रहेंगे। पढ़वा लेते आपसे। बहुत कि पढ़ने अब के आप बाद पढ़िए भी हैं। जो लगता है ना सर, हैं? बहुत पढ़ने के बाद भी लगता है मेरा प्रिपरेशन कुछ नहीं है, ऐसा फील नहीं, होता है वो तो है, ठीक है, उसको तो हम मानते हैं। उसका रीजन यही है कि ये टॉपिक आप एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ते थे, ये सब चीजें हैं। लेकिन सर की फिर तरफ से भी तो कोई कमी नहीं है, कमी रहेगी तो हमारी तरफ से ही रहेगी। हाँ। नहीं, अब कोई ऐसा दिल पे मत लीजिए कोई भी बात, मेहनत करिए, है ना। सर मैंने भी ऐसे ही बोला। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत अपनी तरफ से पूरी करिए। अरे कुछ भी नहीं होगा तो नॉलेज तो मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो भी तो सही बात है सर। ज्ञान तो बढ़ रहा है। बैंक में रहेंगे तो काम आएगा कहीं ना कहीं। इंक्रीमेंट भले ही बाद में लग जाए। बस 1 मिनट दीजिए, मैं वो चैप्टर खोल रहा हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस से लगा रखे हैं ना, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे है। इसका फिगर कहीं गड़बड़ हो रहा है।
सर ये ऐप में बहुत अच्छा है, जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या चीज है? ये बिजनेस साइकिल, जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो है ना, वो बहुत हाँ वो जबरदस्त। तो है बिल्कुल, बहुत छोटा सा चित्र बना के समझा रखा है, हाँ, लेकिन अब हमारे पास टाइम है तो हम कर ही लेते ना। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आ रही है, इसमें पिक्चर नहीं आ रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं आपसे हेल्प लूंगा। एक जना एक काम करो, जरा व्हाट्सएप में इसका फोटो डाल देना, जरा व्हाट्सएप में इस वाले पिक्चर का फोटो भेज दो, बिजनेस साइकिल वाले का, इसमें पिक्चर नहीं आ रखा मेरे पास। भेज दिया? यस सर। चलो मैंने यहाँ पे भी खोल लिया इसको। हम लोग थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, थ्योरी से पहले जरा इस पिक्चर को देखो जरा सा, दिख रहा ना? फिगर दिख रही है ना? चलो, सर तो बेसिकली जो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कभी बहुत बार सिंपल भी आया हुआ है, और सिंपल क्या आया हुआ, सीक्वेंस सेट करना है इसका। तो इसका सीक्वेंस सेट करने का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया, और वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर उसको याद करना हो तो इसका मेरी तरफ से याद करना अल्फाबेटिकली होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड, ये जो ट्रफ और ये जो डिप्रेशन है उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ, ग्रोथ शुरू होती है किसी भी चीज की, यानी इनिशियली कोई शुरू करेगा तो ग्रो करना शुरू करेगा, और एक पॉइंट पे जाके वो कहाँ पहुंच जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा। जब वो पीक पर पहुंच जाएगा तो पीक पे पहुंचने के बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिसेशन, और रिसेशन इतना हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में आ जाएगा। ग्रोथ, पीक, रिसेशन और डिप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वो इस तरह से पूछता है कि अगर कोई कंट्री, वो कोई इकोनॉमी जो या कोई बिजनेस है वो पीक पर है, तो आउट ऑफ दीज उसमें से कौन सा फीचर मैच करता है, कौन सा नहीं करता। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, तो इनमें से कौन सी पोजीशन में है। या प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी हाई, तो कौन सी पोजीशन में। तो एक तो सीक्वेंस से आएगा, वो इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके ऐसे करके एरो एरो लगा देगा और यहाँ लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा आगे पीछे करके, तो वो सिंपल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा एनालिटिक आएगा, एनालिटिक वाले क्वेश्चन में वो ये है कि इस कंडीशन में, चारों कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर में क्या इफेक्ट आता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो हम थ्योरी में देख लेते हैं एक बार। ये इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बस एक यहाँ पे पॉइंट देखना, द बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। आपका जो बिजनेस साइकिल जिस बिजनेस पोजीशन पे है, तो आपके बिजनेस डिसीजन इफेक्ट करते हैं। दूसरा, द साइकिल अफेक्ट नॉट ओनली द इकोनॉमी इन द जनरल बट ईच इंडिविजुअल बिजनेस फर्म। तो बिजनेस साइकिल में इकोनॉमी को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, और जो इंडिविजुअल बिजनेस फर्म है उनको भी इफेक्ट आता है इससे। अब
अब बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। अब सिंक्रोनिक का मतलब क्या है? वो सीक्वेंस है, वो ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, वो सीक्वेंस है। तो मैंने बोला क्वेश्चन इसीलिए आता है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रेंड टू अकर एट द ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ ऑल इंडस्ट्री। और सभी मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब एक तरह से ऐसा भी होगा कि अगर एक को होगा तो दूसरे को होगा, तीसरे को होगा। ठीक है, जब बिजनेस इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो एक के लिए नहीं आता, वो सभी के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ ऑल इंडस्ट्री, द वेव ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन इज वन इंडस्ट्री विल सून जनरेट द वेव ऑन द। तो सबका फर्क पड़ता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। आप कहोगे मैं चित्र तो याद करके गया था लेकिन यहां गड़बड़ कर गया। तो पहला सिंक्रोनिक है, दूसरा क्या है, साइकिल shows a wave like movement. The period of prosperity and depression can be alternatively seen in cycle. मतलब वो चलता रहता है। ठीक है, अगर हम 50 सालों का देखेंगे तो ये सिचुएशन किसी भी इंडस्ट्री में कई बार आ सकती है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर रिकरिंग इन नेचर। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर रिकरिंग इन नेचर। द वेरियस फेजेस आर रिपीटेड। अ बूम इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड द डिप्रेशन अगेन फूड द बल। तो बूम से शुरू होता है, डिप्रेशन में आएगा, फिर बूम आएगा, फिर इस तरह चलेगा। ठीक है, देयर कैन बी नो इनडेफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड। कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो कंटिन्यू चलता रहे, जरूर चेंज आएगा। बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन द इफेक्ट। बिजनेस साइकिल्स आर, इसकी मीनिंग देखना क्या है ना, business cycles are pervasive in their effect. So means comprehensive, Comprehensive मतलब कोई broader term है, broader terms. broader term है। ठीक है, the up and down movement are not symmetrical. The downward movement is more sudden and violent than upward. मतलब ग्रोथ होने में टाइम लगता है, ग्रोथ होने में। तो कोई भी अगर ये ग्राफ बनाएंगे आप तो ये लंबा पीरियड रहेगा लेकिन ये छोटा रहेगा, ये लंबा रहेगा लेकिन ये छोटा रहेगा। तो जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है वो सडन रहता है जबकि ये ग्रेजुअल होता है। ठीक है, अब ये जो इसमें बूम वर्ड यूज किया हुआ है, उसमें हमारा जो दूसरा चार्ट था उसमें क्या यूज किया था बूम को? बोलो यहाँ बूम कौन सा था? पीक वाला। ये जो पीक है इसको यहाँ पे उन्होंने बूम यूज किया है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां पे बुक में बूम लिखा है तो पीक लिख दे वहां पे। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, बूम हो या वो। रिकवरी भी बच्चे है स्कूल सर। जा रहे हैं क्या? किसी घर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल खुल गए वहां पे सब जगह? चलो 15 मिनट 20 मिनट देख लो, इस टॉपिक को पूरा करते हैं भाई, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। अब देखो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, तो बूम की बात आई। अब ये जो पैराग्राफ है यहां से क्वेश्चन उठ के कैसे आएगा देखना। पहला पॉइंट आया, बूम में प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज, ये इसका फीचर है। ऑल्सो प्रोडक्ट फैच एंड अबव नॉर्मल प्राइसेस विच गिव्स द हायर प्रॉफिट। तो यहां पर एक आया फुल्ली यूटिलाइज और आया एक हायर प्रॉफिट। दो फीचर आ गए इसके। दिस अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर, तो ये एक तीसरा फीचर आ गया। भाई जब कोई भी इंडस्ट्री खूब फायदा कमा रही होगी तो इन्वेस्टर देगा पैसा। टू मैन्युफैक्चर मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एंटरप्रेन्योर परचेज न्यू मशीन्स एंड ऑल्सो एम्प्लॉय वर्क एट हायर वेज रेट। तो हर तरफ खुशहाली आ गई, यहाँ पे हर तरफ ग्रोथ हो रही है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, नई मशीनें खरीद रहा है, लेबर वहाँ वेजेस ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, परचेजिंग ज्यादा करेगा। द इंक्रीजिंग कॉस्ट टेंडेंसी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू एन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्ट। और जैसे जैसे जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनकी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो वहां पे इसकी भी कॉस्ट बढ़ती है। द फिक्स इनकम ग्रुप और द सैलरी, अगर बूम आता है तो इनके लिए कर्ज है, इनके लिए प्रॉब्लम है।
किन के लिए प्रॉब्लम होती है? जो जिनकी Salary सैलरी बढ़- जल्दी नहीं बढ़ती, डेली वेजेस वर्कर होते हैं। भाई और लोगों की तो खूब बढ़ रही है, खूब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एम्प्लॉय को खूब अच्छा पैसा दे रही है, इंजीनियर को अच्छा पैसा दे रही है, लेकिन जो डेली वेजेस वर्कर है उनकी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ती है, उनके लिए प्रॉब्लम करता है। मतलब बूम अच्छा है, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम करता है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द इंक्रीज प्राइस, क्योंकि प्राइस है, देखो इसमें फुल्ली यूटिलाइज है, हायर प्रॉफिट है, और प्राइस कैसे हो जाते हैं इसमें? हाई होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो जाते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई। As their income does not increase accordingly, they are now compelled to reduce their consumption. The demand is now more or less stringent and or at even decrease. Thus, the boom or prosperity reaches its peak. तो अब यहीं पे बात आया कि ये डाउन क्यों होने लग जाता है, कि जैसे ही कुछ लोगों के पास परचेज करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो फिर सेल नहीं होती है उसकी, और नहीं होती है तो जो कंपनी उसका प्रोडक्शन कर रही होती है वहां रिसेशन शुरू हो जाता है। तो इसका बैलेंस बना रखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको प्राइसिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि हर आदमी ले पाए। और आप प्राइसिंग फिक्स क्यों नहीं रख पा रहे हैं, जरा बताना। कॉस्ट बढ़ रहा है। एक तो कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरा कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन में तो प्राइस कम होते हैं। कम होता है, वेज बढ़ रहा है ना, हाई। नहीं, वो तो कॉस्ट में आ गया। जब ज्यादा सेल होती है ना तो कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ा देती है अपना। तो एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरा वो खुद भी कमाना चाह रही ज्यादा। अब आया रिसेशन, तो बूम जब चलेगा तो रिसेशन भी आएगा। क्या है रिसेशन में, देखो, वन इकोनॉमी रीचेस पीक्स, द कोर्स चेंजेस। वंस इकोनॉमी, ये क्या लिखा हुआ, कोर्स लिखा हुआ है? हाँ सर, कोर्स ही है। कोर्स चेंज क्या मतलब हुआ? Once economy reaches the peak, the course changes. A downward tendency is demand is observed, but the producers who are not aware of the trend go on producing. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? रिसेशन में क्या हो जाता है? क्या लिखा मैंने? डंपिंग मतलब स्टोरेज बढ़ जाती है, बहुत माल बिक ही नहीं रहा है। द सप्लाई नाउ एक्सीड्स डिमांड, यहाँ पे क्या बढ़ गई आपकी? सप्लाई बढ़ गई। नाउ द प्रोड्यूसर्स कम टू नोटिस दैट स्टॉक आर पाइलिंग अप, ये डंपिंग का मतलब है। दे आर कंपेल्ड टू गिव अप फ्यूचर इन, आगे कहते हैं भैया बहुत माल पड़ा हुआ, अब रहने दो, कुछ मत को प्रोडक्शन नहीं करो। द ऑर्डर फॉर न्यू इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल ऑल कैंसल्ड। और बूम में क्या हो रहा था इसका? मेरे पैंट न्यू इसको ऑरेंज कलर इक्विपमेंट के लिए दो इंक्रीज हो गया, तुम दिया था परचेज हो रहा है, ऑर्डर इंक्रीज हो गए थे। म्यूट कर दीजिए सब प्लीज। फिर बात कैसे होगी यार? ले दद्दू करके माधुरी की तरफ से आवाज आ रही थी, ठीक है। अ बिजनेसमैन इवन कट डाउन हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस, वर्कर्स आर रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच समझते हैं? निकाल देना, वीआरएस दे देना। बैंकर्स इंसिस्ट ऑन रिपेमेंट, बैंक कहते हैं भैया हमारा किस्तें दे दो पूरी। स्टॉक एक्यूमुलेट, बिजनेस फेलियर इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट सीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड। ये एक एक वर्ड को ध्यान रखना, वो पूछेगा 3 वर्ड तो यहां से उठा लेगा, 1 वर्ड कहीं और से उठा लेगा, फिर पूछेगा रिसेशन में ऐसा कब होता है या नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। बहुत ही मतलब इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत पक्का करके जाने का। भले ही 2 बार पढ़ के चले जाओ, 4 पेज का तो टॉपिक है कुल मिला के। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फॉल इनकम, अब इनकम कम होने लग गई, एक्सपेंडिचर कम होने लग गया, प्राइसेस कम होने लगी, और प्रॉफिट और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एक्टिविटी भी कम होने लग गई। डिजायर फॉर लिक्विडिटी इंक्रीज आर ऑल अराउंड, डिजायर फॉर लिक्विडिटी इंक्रीजेस ऑल अराउंड।
Producers are compelled to reduce prices so that they can find money to meet their obligation. जो उन्हें किस्तें देनी थी ना, वो किसी भी तरह सोचते हैं कि बस ये जो स्टॉक रखा हुआ बिक जाए, भले ही सस्ता बिक जाए, जिससे मुझ पे पैसा आ जाए, मैं अब बैंक का लोन दे दूं. Consumers who expect a still further decline prices postpone their consumption. ये बड़ी मजे की बात है. कहते हैं अरे अभी तो और कम होगा, आज नहीं लेते, 2 दिन बाद लेंगे. उनको पता लग जाता है कि डाउन हो रहे हैं प्राइस, तो वो अपना डिसीजन पोस्टपोन करते हैं. और इस पोस्टपोन करने से जो प्रोड्यूसर है उसकी और आफत आ जाती है कि यार अच्छा खासा बिक जाता, अब नहीं बिक रहा, फिर वो और कम करता है. तो ये बड़ा खतरनाक इफेक्ट आता है. स्टॉक्स गो ऑन पाइलिंग अप. सम फर्म्स आर forced in bankruptcy. The failure of one firm attack the other firm who is in the business. तो मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा चीज है कि सबको इफेक्ट, जो बिजनेस साइकिल है वो सबको इफेक्ट करता है. देयर इज ए जनरल डिस्ट्रेस, एक मतलब लोगों में तनाव पैदा हो जाता है. दिस फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस. तो यहाँ पे रिसेशन को क्राइसिस भी बोला हुआ, ये भी ध्यान रखना. इट इज द अटमोस्ट सफरिंग फॉर ए बिजनेस, सबसे ज्यादा सफर. तो रिसेशन को क्या एक नाम दिया हुआ उन्होंने, क्राइसिस. तो ये भी आपकी बुक में, वहां चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां लिखा हुआ है. ठीक है, रिसेशन हो गया. अब रिसेशन के बाद क्या है, डिप्रेशन. रिसेशन के बाद क्या है, डिप्रेशन. ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या चीज है देखो. सर बिजनेस साइकिल शुरू कहाँ से होता है सर, बूम से ही या रिसेशन कहाँ से शुरू होता है सर? ग्रोथ हम दोबारा बूम बताना के सर, बाद. एक बार डायग्राम आपने बताया था वो दोबारा बूम के बताना बाद. सर. दोबारा देख लेते हैं. दिख रहा है दोबारा? अच्छा, शेयर नहीं करा मैंने. अरे आपसे पिक्चर मांगा था, किसी ने दिया नहीं भाई. तो सर इनिशियल स्टेज में तो वह रिसेशन में होगा ना सर, उसके बाद वो है? ग्रोथ में आता है. नहीं नहीं, कंपनी जो है, कोई भी कंपनी इनिशिएट कब से करती है, कंपनी शुरू होगी तो किस पॉइंट से शुरू होगी, धीरे धीरे ग्रोथ करेगी सर, जीरो से शुरू होगी. जीरो फिर से. उसमें पीक के साथ इसको बोला हुआ है बूम. ठीक है, फिर रिसेशन शुरू होता है, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, डिप्रेशन. तो डिप्रेशन. रिसेशन को क्या नाम दिया हुआ है, क्राइसिस. क्राइसिस. क्राइसिस आ गया, कंपनी में क्राइसिस आ गया. एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो कंपनी दोबारा से रीस्ट्रक्चर होती है, एम्प्लॉय कम कर देगी, मशीन को थोड़ा वो कर देगी, प्रोडक्शन थोड़ा किसी भी तरह अपना माल बेचेगी, दोबारा से सांस लेगी वो. ठीक है, जरा मेरे को पिक्चर भेजने को बोला भाई, मैंने बुक का भेजा नहीं किसी ने, बता. वो सर, चार्ट का पिक्चर चाहिए मुझको. चार्ट? कौन सा चार्ट? अरे जो इसमें चार्ट नहीं बना हुआ है. बुक में सिर्फ 2 ही पेज है सर, थ्योरी लिखा हुआ है, कुछ डायग्राम नहीं है. डायग्राम नहीं है बुक में? नहीं सर, सिर्फ 2 ही पेज है. अच्छा, 2 ही पेज है, चलो कोई बात नहीं. सर तो आपकी ये बात समझ में आ गई. आगे देखिए, तो डिप्रेशन आया. फिर अब डिप्रेशन में क्या चीजें हैं देखो. अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल. ना तो मटेरियल की मांग है, ना आदमी की मांग है. जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन आर कंपेल्ड टू सेल देयर गुड्स एट, मैंने बोला ना, किसी भी तरह वो अपना माल बेचते हैं, किसी भी तरह, विच विल नॉट इवन कवर द फुल कॉस्ट भी नहीं आती. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर्स गुड्स are forced to reduce the volume of production. As a consequences, workers are thrown out. ठीक है, the remaining workers are poorly paid. भैया जिसको काम करना है, इतने पे करना है तो कर लो, नहीं तो जाओ घर. The demand for bank credit is at lowest. बैंक से कोई लोन लेने जाता ही नहीं है कि भैया
अपना ही खर्चा नहीं निकल रहा, ब्याज कहाँ से देंगे? विच रिजल्ट इन द आइडल फंड्स। अब बैंकों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? ये बैंकों के लिए भी प्रॉब्लम का मामला है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट डालती है। द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिक्लाइन, द फर्म दैट कैन नॉट पे ऑफ देयर डेट्स आर वाउंड अप, प्राइसेस शेयर्स और सिक्योरिटी फॉल डाउन, पेसिमिज्म प्रिवेल्स, मतलब निराशा आ जाती है लोगों में। द लेस कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर आर नॉट रेडी टू टेक अप ए न्यू, भैया नया अब नहीं खोलना। द एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी इज एट इट्स बॉटम। ठीक है, फिर एक नया सवेरा आता है। नया सवेरा क्या है? रिकवरी का। ठीक है, तो अब इसमें जो है जो सीक्वेंस की बात आ रही है, तो सीक्वेंस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिकवरी वर्ड अगर यूज किया हुआ है, देखो रिकवरी और ग्रोथ, रिकवरी और ग्रोथ कैसे वो है वर्ड? सर सिमिलर इन नेचर ना? सिमिलर इन नेचर है। तो अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाऊं और इसमें पॉइंट डालता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, तो जरा मुझे बताएं कि इसमें ग्रोथ कौन सी है? 1 वाला, वन वाला, 1 1 वाला। और रिकवरी कौन सी है? 5 5 5 वाला। तो इन दोनों में ध्यान रखना है वर्ड्स में, वहां गड़बड़ नहीं करना कि सीक्वेंस पहले कौन सा आएगा। अगर उसमें ग्रोथ लिखा हुआ है तो लास्ट में आएगा, वो सॉरी फर्स्ट में आएगा, और रिकवरी लिखा हुआ है तो लास्ट में। लास्ट में, क्योंकि रिकवरी तो कोई एक्शन हो चुका है उसके बाद ही तो होगी। ठीक है, तो रिकवरी यहां पर ये 5th नंबर पॉइंट है। तो अब पढ़ते हैं, डिप्रेशन फेज डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिट। ये जो 4th नंबर वाला पॉइंट है ये हमेशा नहीं चलता है। डिप्रेशन कंटेन्स इटसेल्फ एज जर्म्स ऑफ द रिकवरी। द आइडल वर्कर नाउ कम फॉरवर्ड टू वर्क एंड लो वेज, कि भैया कुछ भी दे दो, काम दे दो, यानी सस्ते रिसोर्सेस मिलने लग गए आपको। एज द प्राइस आर द एट द लोएस्ट, द कंज्यूमर्स भी सोचते हैं भाई अब इससे, वो कहते हैं कि अब नहीं, अब तो लेना ही पड़ेगा, इससे कम में क्या मिलेगा। ठीक है, फर्दर फॉलोइंग प्राइस नाउ स्टार्ट करने हैं। पॉइंट 3 सर, 3 किस स्टेज सर? रिसेशन। अच्छा, पॉइंट 3 रिसेशन। 4 डिप्रेशन। ये है रिसेशन, डिप्रेशन। ये पॉइंट 4 है डिप्रेशन, ये है बूम या पीक है, और इसका नाम है ग्रोथ, इसका नाम है रिकवरी, और फिर बाद में वही चलेगा, फिर बूम। मतलब केवल ग्रोथ और रिकवरी के वर्ड्स को ध्यान रखना है आपने। ओके, ठीक है, ओके सर। द बैंक्स विद एक्यूमुलेटेड कैश रिजर्व्स now come forward to the gives loans to the lower rate. As the demand increases, the stock of the goods become insufficient. The economy activity now start picking up, investment picking up, employment and output slowly is steadily begin to rise. Increased income leads to increase in demand, resulting in rise in price, profit, further investment, employment, income. ये जो बीच में वर्ड लिखे हुए ना, क्वेश्चन इसी में से आता है। मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा भी नहीं आ जाएगा कि बिल्कुल मुलायम सा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, CIB लेवल का क्वेश्चन होगा वो। The wave of recovery, once initiated, soon begins to feed up upon itself. Stock market become alive, thus hastening the revival. Optimism, जहाँ pessimism था, अब optimism develop among the entrepreneur. Bank loan and demand of credit are starting. The depression phases then gives way to recovery. तो इसी के बाद जो है डिप्रेशन के बाद रिकवरी चालू हो जाती है। ठीक है, तो यही टॉपिक था, हल्का सा देख लेते हैं 1 आध मिनट और। बिजनेस साइकिल इज नोन एज, क्या बोलते हैं बिजनेस साइकिल को? इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, इकोनॉमी भी बिजनेस साइकिल छोटा वर्ड है, लेकिन बिजनेस साइकिल का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। हाँ, इसमें बताओ। स्लो डाउन। अच्छा, इसमें जो बूम यूज किया है, तो बूम को क्या क्या और बोल सकते हैं?
पीक पीक। रिकवरी को ग्रोथ ग्रोथ। ठीक है, स्लो डाउन वर्ड कोई नहीं है इसमें, मतलब स्लो डाउन है, रिसेशन है, लेकिन उसका स्लो डाउन नहीं बोला, उसको क्या बोला उसको? क्राइसिस। नहीं नहीं, हाँ मतलब रिसेशन और क्राइसिस बोला हुआ है, ठीक है, स्लो डाउन वर्ड नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ मेंस एंड मटेरियल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन वहां पे आएगा कि जब इनको नौकरी मिलना कम हो जाता है। ये डिप्रेशन होगा। नहीं, ये डिप्रेशन हो गया, रिसेशन में वो आ जाता है सर कंफ्यूजन कई बार। हाँ, इन दोनों में क्या होगा? ये डिप्रेशन होगा सर। डिप्रेशन होगा सर। डिप्रेशन वाले देखो पॉइंट क्या आंसर दिया हुआ है। वही है, फर्स्ट लाइन ही वही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल। आंसर देखो क्या दिया हुआ सर डिप्रेशन का फर्स्ट लाइन ही तो वही है। डिप्रेशन सबसे देखो, खराब स्टेज है, तो अब यही यहाँ पे है। देखो एक वर्ड लिखा अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि ये कहीं इनका यूज ही नहीं हो पा रहा है, तो यूज कब होगा? डिप्रेशन में, ठीक है। और दोबारा यूज कब स्टार्ट होगा? रिकवर। रिकवरी में। रिकवरी ग्रोथ में, में। ठीक है। देखो यहाँ एक बार देख लो, इसमें डिप्रेशन में लिखा था ना यहाँ पे, अच्छा डिप्रेशन का डिप्रेशन। स्टार्टिंग है वैसे। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिकवरी में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और बूम में क्या होता है? बहुत अल्टीमेट ज्यादा बढ़ एम्प्लॉयमेंट। जाता है। हाँ, ठीक है। क्राइसिस। विच फेजेस द बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस? ये आ गया देखो क्वेश्चन, रिसेशन, ठीक है। रिसेशन। तो ये टॉपिक भी आज आज इतना ही करते हैं। कल से जो है 9 बजे तक का शेड्यूल रखेंगे, तो टॉपिक भी तो खत्म करने हैं ना हमको। जी। ये आज आप समझ लो कि 2-3 मार्क्स सॉलिड वाले हुए हैं, अगर गड़बड़ ना करी तो आपने। दिक्कत हो जाएगा, क्या चीज? तो सर बैंक जाने में दिक्कत हो जाएगा, 9 बजे तक शेड्यूल होगा। अरे भाई पढ़ा रहे हैं, तुम तैयार होते रहो ना, खाना खाते रहो, नाश्ता बना, तुम तो जेंट्स हो, नाश्ता कोई बनाने वाला होगा आपके पास। चलो ठीक है, अब जाओ तैयार हो, देर हो जाएगी तुम्हें। ओके, थैंक यू। डिप्रेशन, रिसेशन, रिसेशन। इवनिंग टाइम क्या रहेंगे सर? इवनिंग 6:30 रखा है मैंने वैसे तो। सर ये वीडियो सपोज हम नहीं देख पाए तो तुरंत कहाँ मिलेंगे हमें? इस जो तुम्हें लिंक देता हूँ उसमें मिलेंगे। यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। हाँ अभी यूट्यूब पे है, लेकिन हटाऊंगा तो मैं आपको कोर्स में दे दूंगा, या अलग लिंक दूंगा आपको मैं। हाँ सर, बिकॉज हम कल शाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेट आना होता है ऑफिस से। अरे करो यार, छुट्टी उट्टी ले लो भाई। लेते हैं सर, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अब एक आज जाके। मैंने 21 दिन पहले से बोल रहा था छुट्टी लेंगे लेंगे, तो अभी सैटरडे 6 अरे बजे ले के बाद लो। ले लिया।